हेलो स्टूडेंट्स, चुंबकत्व पढ़ रहे हैं हम और पिछली क्लास में हमने एम्पियर सर्किट लॉ स्टार्ट किया था, उस पर चर्चा करी थी और आगे बढ़ाते हैं इसी चर्चा को। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या क्या सीखना है और क्या क्या समझना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ पुरानी बातों से जो पिछली क्लास के अंदर हमने करी थी। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ठोस तार है, ठीक है, अगर एक ठोस तार है हमारे पास, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B होता है, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कितना बनता है, वो चुंबकीय क्षेत्र बनता है B बराबर म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहां पर बनता है, जब r छोटा होता है त्रिज्या से। ठीक है, और फिर हमने देखा था जब r त्रिज्या के बराबर होता है तो b बनता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, जो कि अधिकतम मान होता है सतह पर। ठीक है, हम सतह पर आ गए, आर बराबर आर कर दिया तो हमने, तो यहां पर अधिकतम मान होता है। और फिर उसके बाद हम जाते हैं सतह के बाहर, यानी कि तार के बाहर, जब आर जो है त्रिज्या से बड़ा हो जाता है तो यहां पर बी जो है वो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर के बराबर होता है। म्यू नॉट आई बटे 2 पाई छोटा आर के बराबर ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये चर्चा हमने करी थी और यहीं पे हमने डिस्कशन भी किया था कि अगर ग्राफ बनाया जाए किस इस प्रकार से इसका बी और आर का ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये B है और ये R है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, टिक 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 टिक, और ये ऐसे करके इन्फिनिटी पे जाके जीरो होता हुआ ग्राफ हमें देखने को यहाँ पर मिलता था। ठीक है, चलो, ये जो इसका ये मान है, इसका अधिकतम मान सतह पर हम चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा हमने ग्राफ बना लिया था, ये सब चर्चा हमने कर ली थी। लेकिन यहाँ पर जो हमने किया था, तो हमने माना था, एक चीज मानी थी कि इसका जो धारा घनत्व है वो समान है। ठीक है, धारा घनत्व जो है इसका वो एक समान है, नियत है, इसका धारा घनत्व नियत है। मतलब हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व होता है J। क्या होता है, J। ठीक है, किसे दिखाते हैं हम, J से, कैपिटल J से दिखा देते हैं, स्मॉल J से नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल J से हम J कैप दिखाते हैं ना, तो कैपिटल J से हम इसको दिखा देते हैं। चलो ठीक है, तो J होता है, J इसका जो है वो एक समान है, नियत है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि J इसका समान है, मतलब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखता हूं, मैं इस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शन देखता हूं, ठीक है, ऊपर से देखता हूं, टॉप व्यू देखता हूं इसका, तो मुझे पता चलेगा कि हर जगह पर किसी भी जगह पर देख लूं तो धारा जो होगी वो एक समान होगी। ये धारा घनत्व का मतलब हुआ कि हर जगह पर इसमें धारा समान होगी, चाहे त्रिज्या से कितनी ही दूर पर मैं चला जाऊं। ठीक है, त्रिज्या से कितनी दूर पर मैं चला जाऊं तो धारा जो होगी तार के अंदर वो एक समान मुझे मिलने वाली है या हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चर्चा हुई थी पिछली क्लास के अंदर। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि धारा समान ना हो, धारा एक समान ना हो, तब क्या होगा भाई, तब क्या करेंगे हम, ठोस तार में जो हमारे पास फ्लो हो रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो उसमें जो धारा है, धारा घनत्व जो है वो एक समान ना हो। ठीक है, अगर धारा घनत्व एक समान ना हो, ठोस तार का ही एक दूसरा केस देख लेते हैं, ठोस तार का दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें धारा एक समान नहीं है, धारा घनत्व एक समान नहीं है, धारा घनत्व एक समान नहीं है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं दूसरा केस। तो क्या होगा इसके अंदर, देखो तो जरा, एक समान ना हो तो इसके अंदर क्या होगा, इसको हम कैसे करें, क्या करें हम इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कुछ कि हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आपको कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ वैल्यू दिया है, कुछ J का वैल्यू दे रखा है जो कि है J बराबर अल्फा R। ठीक है, J बराबर अल्फा इंटू R, ये मान हमें दे रखा है, J बराबर अल्फा इंटू R, ये मान मुझे दे रखा है। तो अब क्या किया जाए भाई इसके अंदर, अब इसको कैसे डील करेंगे, कैसे करेंगे है सवालों को, उसको हमें देखना है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो अच्छा कैसे करें भाई, इसका मतलब क्या है, पहले इसका फिजिकल मीनिंग या उसका भौतिक अर्थ समझ देंगे, इसका मतलब है क्या एक्चुअली में। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से देख रहे हैं हम तार को, तार का काट क्षेत्रफल देखिए दिखा रहा है मुझे। ठीक है, इसमें पूरे में जो है वो मेटल है, ये पूरा मेटल ठोस तार है। ठीक है, पूरे में मेटल ही मेटल इसके अंदर है। ठीक है, ये कंडक्टर है पूरा। अच्छा, और मुझे पता करना है कि और मुझे दिया है कि J जो है वो अल्फा R के बराबर है। मतलब जैसे जैसे मैं त्रिज्या से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे R का मान बढ़ रहा है। मतलब मान लो यहां पर मैं देखता हूं, कुछ यहां पर आ जाता हूं, तो यहां पर जो त्रिज्या का मान है, जो J का मान है वो अलग है। ठीक है, यहां पर जो J का मान है वो अलग है। ठीक है, और यहां पर जो J का मान है वो अलग है। तो जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे J भी बढ़ रहा है, मतलब करंट भी बदल रहा होगा, करंट भी चेंज हो रहा होगा, करंट का मान भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, इसके यहां से हमें ये समझ में आता है, क्योंकि J जो है वो R पर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल समानुपाती है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे J बढ़ेगा, मतलब वैसे वैसे I बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब क्या किया जाए इसको, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, हमें ये तो पता है कि इसके अंदर हमें एम्पियर का नियम लगाना पड़ेगा, ये तो हम जानते हैं, इसमें सीधे सीधे हम जानते हैं कि एम्पियर का नियम तो इसके अंदर लगाना पड़ेगा। लेकिन एम्पियर का नियम लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, और इसके अंदर क्या दिक्कत आएगी पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर
म्यू नॉट आईपी, ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो एम्पियर का नियम का ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसी को हमें इस्तेमाल करना है। अब आप देखोगे किसी भी आर दूरी पर चले जाओगे बी तो आपको एक समान मिलेगा, बिल्कुल स्पर्श रेखीय होगा। जैसे कि मान ली इस पॉइंट पर देखते हैं तो यहां पर स्पर्श रेखीय बी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम बिल्कुल बी हमारे समान मिल रहा है, तो हमारे लिए कोई बड़ी मतलब मुश्किल वाली बात इसके अंदर है नहीं, हम आराम से बी लिख सकते हैं इसको। और वहीं हम डीएल का भी इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर हमने लूप लिया है, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लिया है, तो उसका इंटीग्रेशन भी 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ये सब चीजें हम कर चुके हैं, बिल्कुल हम बचपन से इनको भी समझते हुए आ रहे हैं। लेकिन वही हमारे पास हमें अगर ये करना हो कि म्यू नॉट आईपी इधर लिखना हो, तो म्यू नॉट आईपी का मान जो होगा, यहाँ पे आईपी का मान गड़बड़ कर सकता है, आईपी का मान जो है यहां पर थोड़ा बदलेगा, तो इस आईपी के मान पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आईपी का मान हमारे लिए जो आईपी आने वाला है वो क्या होगा, उसका मान हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जे जो है अल्फा आर के रूप में बदल रहा होगा, तो आईपी किस रूप में बदलेगा वो हमें निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर शुरू से करते हैं, शुरू से लेकर चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर दिक्कत क्या है, डिफरेंस क्या है, जो हमने एक समान वाला किया था उसमें और इसमें क्या अंतर आ गया है, ठीक है। तो अंतर हमें समझ में आ गया, तो देखो भाई क्या अंतर आया है। तो हम फिर से एक क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास तार है, तार का क्रॉस सेक्शन है, और हमें बताना है कि अगर जे है अल्फा आर के रूप में बदल रहा है, तो बताइए तीन बिंदुओं पर क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, तीन बिंदुओं पर क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा। बिंदु नंबर 1 जो कि तार के अंदर है, ठोस तार के अंदर है, बिंदु नंबर 2 जो कि सतह पर है, और बिंदु नंबर 3 जो कि बाहर है, ठीक है। आर से छोटा है, फिर आर के बराबर है, और आर से बड़ा है, मतलब आर जो है यहां पर छोटा है, त्रिज्या से छोटा है, यहां बाहर बड़ा है, और तीसरे पॉइंट पर तो हम बाहर निकल गए तो आर त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास है। अच्छा, इसको कैसे करें भाई, क्या किया जाए इसके अंदर, आप बताएं जरा क्या करें हम इसके अंदर। हम लेते हैं पहले पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 पर बनाते हैं क्या, पॉइंट नंबर 1 पर बनाते हैं एक एम्पियर लूप। थोड़े से दूर ले लो इस बिंदु को ताकि आसानी रहे हमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पर हमने एक एम्पियर लूप बना देना है। क्या ये एम्पिरियल लूप मैंने सही बनाया है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। यहां से आप देखेंगे कि आर दूरी है, छोटा आर दूरी हमने ले ली है। इस छोटे से आर दूरी पर जो बी का मान आएगा वो इस पॉइंट पर इधर आएगा, 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 इस पॉइंट पर इधर आएगा। ऐसे ऐसे हर पॉइंट पर अलग अलग ये मान आता रहेगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मान आता रहेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इसको मान लेते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि ऐसे ऐसे ये अलग अलग मान आते, अलग अलग क्या समान मान आता रहेगा, मैं क्या बोले जा रहा हूं। बी, यहां पर भी बी, और यहां पर भी बी, और यहां पर भी बी, यहां पर भी बी, सब जगह पर एक ही मान आता रहेगा, एक समान मान आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक समान मान आ रहा है यहां पे, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होता है एम्पियर के नियम का, वहां पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अभी। पहले इसको हम क्या लिखेंगे, बी डॉट डीएल, और डीएल क्या लेंगे, हमने एम्पिरियल लूप ऐसे लिया है, ऐसे हमने एम्पिरियल लूप को लिया है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो दिशा है, जो एम्पिरियल लूप की दिशा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो बी और डीएल जो है, मान लो यहां पर मैं एक छोटा सा डीएल ले लेता हूं, तो बी और डीएल जो है वो दोनों समान दिशा में हो जाएंगे, इस प्रकार से दोनों समान दिशा में हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट बी डीएल कॉस 0, और जहां पे cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये किसके बराबर बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन बी डीएल, ठीक है। और यहां से b जो है वो हर जगह समान है, तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, बी इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। और डीएल का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कितना होगा, एक क्लोज लूप में डीएल का इंटीग्रेशन करता हूं मैं, सर्कल ले रखा है हमने एम्पिरियल लूप को, तो ये b इंटू 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा, b इंटू 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। और यहां पर हमारा इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस एम्पियर के नियम का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तैयार हो गया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे करके रख लेते हैं अपने पास, b इंटू 2 पाई आर हमारे पास आ गया। ये बहुत आसान है, हम पहले भी इसको कर चुके हैं। चर्चा हमें करनी है राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में आता है म्यू इंटू आईपी, क्या आता है, म्यू इंटू आईपी। और यहां पर आईपी जो है ये गड़बड़ कर रहा है, आईपी बदल रहा है, तो आईपी का मान हमें चाहिए होगा, आईपी क्या होता है, कौन सा करंट होता है, आईपी होता है पियर्सिंग करंट, वो करंट जो कि इस लूप को काट रहा है, तो इस लूप को काटता हुआ करंट कौन सा होगा, आप देख सकते हैं कि यहां से जितना करंट निकल रहा होगा ना, इस एरिया से जितना करंट निकल रहा होगा वो ही इसको काट रहा होगा। अंदर बाहर जो भी जा रहा होगा, हम मान लेते हैं कि अंदर बाहर की तरफ आ रहा है करंट, ठीक है, हमने मान लिया कि बाहर की तरफ, सब जगह बाहर की तरफ करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो
ये हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास चीज है। तो हमें पता चल गया कि बाहर की तरफ करंट आ रहा है और हमें पता करना है कि इस काट क्षेत्रफल से या इस क्षेत्रफल से कितना करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, उसको निकालने का क्या तरीका है हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए हम करते हैं हमारे जादू का इस्तेमाल, जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन। हम कहते हैं कि कुछ x दूरी पर जाकर, यहां से कुछ x दूरी पर जाकर हम एक dx का एक एलिमेंट, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट हम इसका ले लेते हैं, जो कि हमने x पे जाकर क्या लिया है, x पे जाके जिसको बोला है मैंने dx, x पे जाके मैंने क्या बोला है इसको dx, और ip का मान मैं निकालना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ip जो होता है, इसका मान जो होता है वो इंटीग्रेशन j.da के बराबर होता है, ठीक है। नहीं याद है तो इसको याद रखो, क्या होता है ip का मान जो होता है इंटीग्रेशन j.da के बराबर होता है। क्या j का मान मेरे पास है, बिल्कुल j का मान मेरे पास है। कितना है j का मान, j का मान हो जाएगा x दूरी पर अल्फा x, ठीक है। x दूरी पर j का मान कितना हो जाएगा, r पे निर्भर कर रहा है ना अल्फा r, तो x दूरी रखोगे तो कितना हो जाएगा मान अल्फा इंटू x, और da का मान क्या हो जाएगा, da का मान कितना हो जाएगा, da का मान हो जाएगा 2 पाई x dx, 2 पाई x dx, ठीक है। इस छोटे से, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसका मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। इसका मुझे एरिया चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, 2 पाई x dx इसका एरिया होगा। कैसे निकाल पाएंगे हम, ठीक है। इसको आप सीधा कर लो, बिल्कुल ऐसा सीधा रख लो इसको, बिल्कुल इस एलिमेंट को आपने बिल्कुल काट के और सीधा कर लिया है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी, किसके बराबर होगी, 2 पाई x के बराबर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, dx के बराबर। तो एरिया कितना होगा, 2 पाई x dx के बराबर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां इसको हम इंटीग्रेट करें, कहां से कहां तक का करंट चाहिए हमें, 0 से r तक का करंट चाहिए। कहां से कहां तक करंट चाहिए, 0 से r तक का करंट हमें चाहिए। तो कितना हो जाएगा, अल्फा 2 पाई अल्फा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा आपके पास x स्क्वायर dx, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से r तक, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 पाई अल्फा तो चल ही रहा है साथ में, और ये इधर आ जाएगा x क्यूब बाय 3, यानी कि r क्यूब बाय 3 अगर हम लिमिट रखते हैं तो, r क्यूब बाय 3 अगर हम लिमिट रख देते हैं तो हमारे पास जो करंट का मान आया, जो कि करंट इसको काट रहा है, वो कितना आया, 2 पाई अल्फा r क्यूब बाय 3, ठीक है। ये करंट मेरे पास आ गया, और यही मान इसके बराबर होगा, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ यही बोलता है, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके हम उसको यहां रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इंटू 2 पाई r, b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू 2 पाई अल्फा r क्यूब बटे 3, अल्फा r क्यूब बटे 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो उसको देखो क्या क्या कटेगा, 2 पाई r से कट जाएगा, यहां से एक r भी चला जाएगा, स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो b का मान आएगा म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर बटे 3, ठीक है। ये आ गया आपके पास b का मान, ये इतना b का मान आपके पास आ गया। पॉइंट नंबर, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पर, ठीक है। अंदर किसी बिंदु पे r दूरी पर कोई अगर वैल्यू है b की, तो वो इसके अनुसार निर्भर करेगी, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर बटे 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक चीज याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि अगर j जो है, j और r के बीच में रिलेशन ऐसा है, j और r के बीच में रिलेशन ऐसा है, ठीक है। j r की पहली घात पर निर्भर कर रहा है, तो b r की दूसरी घात पर निर्भर करेगा, ठीक है। j r की दूसरी घात पर निर्भर कर रहा है, तो b r की तीसरी घात पर निर्भर करेगा। मतलब j अगर r की n घात पर निर्भर कर रहा है, तो b जो है वो r की n+1 घात पर निर्भर करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, इतना सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसको हल करने के लिए। आप डायरेक्टली लिख दोगे। अगर r की पावर, उसने बोला है j जो है वो r की पावर 3 पर निर्भर कर रहा है, तो बताओ b किस पर निर्भर करेगा, तो आप बोल दोगे r की पावर 4 पे। ऑप्शन ऐसे हैं आपके पास के, एक में क्यूब है, एक में पावर 2 है, एक में पावर 5 है, एक पावर 4 है, तो आपका जो पावर 4 वाला आंसर होगा वो सीधे सीधे सही हो जाएगा, आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं बचेगी, बहुत टाइम बचा होगा अपना, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमें पता करना है कि इस किसी तार के अंदर जिसमें धारा घनत्व समान ना हो क्या करंट होगा, तो इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। वहीं अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर 2 पे पता करना है हमें कि पॉइंट नंबर 2 पर कितना इसका बी होगा, बी का मान क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 2 पे पता करने के लिए क्या करें, इधर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर पता करने के लिए क्या करें, हम बोलेंगे बी जो है वो म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर, म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर बटे 3 के बराबर आया है, ठीक है। तो b2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b2 निकालने के लिए हम r का मान जो है वो r के बराबर रख देंगे, बड़े बड़े r के बराबर रख देंगे। तो कितना आ जाएगा b का मान, म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर बटे 3, ठीक है। ये हमारे पास मान आ जाएगा, म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर बटे 3, ये हमारे पास मान आ जाएगा, ठीक है। चलो ये इतना ही आया था ना, r स्क्वायर बटे इतनी, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, म्यू नॉट, ठीक है, इतना ही आ रहा है मेरे हिसाब से। तो चलो अच्छा, तीसरा पॉइंट की बात करें, b3, यानी कि b3 की बात करें, यहाँ पे r जो है वो त्रिज्या से बड़ा है, बाहर वाले बिंदु पर आ गए हैं, तो यहाँ पर b का मान क्या होगा, यहाँ पर b का मान होगा म्यू नॉट i बटे 2 पाई r,
म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। अब भैया ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, बाहर आप खड़े होकर देखते हो किसी तार को, तो अंदर घनत्व समान हो ना हो, कुछ हो, कैसा हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपके लिए तो क्या है, आपके लिए तो यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, बस आपके लिए तो इस पूरे तार से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि आई करंट अगर फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, तो जो वैल्यू आएगा वो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हुई ठोस तार की बात कि ठोस तार के अंदर अगर घनत्व एक समान ना भी हो तो भी हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, कोई मुश्किल हमारे लिए उसमें भी नहीं है। ठीक है, आसानी से ये चीजें हो जाती हैं। तीनों ही बिंदु पर हमने पता कर लिया कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड आने वाली। तो बाहर वाले बिंदु पर तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, अंदर एक समान घनत्व हो, धारा घनत्व हो कि ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें कहीं से कहीं तक। हमें फर्क पड़ रहा है अंदर वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा तरह का तार जो हमारे पास होता है वो होता है खोखला तार। ठीक है, खोखले तार के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो दूसरा जो है हमारे पास वो है खोखला तार। अब खोखला तार जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सवाल तो हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये वैसी बात हो गई कि हमारे पास दो तरह के गोले होते हैं। कौन कौन से गोले होते हैं? एक तो ठोस गोला होता है, एक खोखला गोला होता है। तो तार भी दो तरह के हम ले सकते हैं। कौन कौन सा? खोखला तार और ठोस तार हम ले सकते हैं। तो इसके देखिए, इसके अंदर देखेंगे खोखला तार कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, कुछ ऐसा हमें नजर आ रहा होगा, कुछ ऐसा हमें नजर आ रहा होगा। ये बहुत लंबा सा तार हमने ले लिया है, और कैसा है ये? खोखला तार हमारे पास है। कैसा तार है? खोखला तार है हमारे पास। ठीक है, चलिए भाई, ये बात है हमारे पास, ये खोखला तार है। अब इस खोखले तार की वजह से या खोखले तार के अंदर बाहर से सभी बिंदुओं पर हम पता करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम बनाते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, हमेशा की तरह। ठीक है, क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि हमें क्रॉस सेक्शन इसका कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने एक गोला बना लिया है। एक गोला और बनाते हैं, बहुत पतली सी इसकी मोटाई है। ऐसा हम मान के चलेंगे कि इस तार की जो मोटाई है बहुत कम है। ठीक है, अंदर हवा है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, और ये मोटाई है सिर्फ ये छोटी छोटी बहुत पतली सी की मोटाई हमारे पास है, और कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, और कुछ हमारे पास नहीं है। तो देख लेते हैं कि ये हमारे पास का केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। तो हमें 3 बिंदु चाहिए जहां पर हम निकाल सकते हैं। पहला बिंदु हम ले लेते हैं ये एक, दूसरा बिंदु हम यहां पर ले लेते हैं, और तीसरा बिंदु हम यहां पर ले लेते हैं। ये तीनों बिंदु हम ऐसे 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 करके ले लेते हैं। ठीक है, ये तीनों बिंदु हमने मान लिया, और हमें पता करना है कि इन तीनों ही बिंदुओं पर इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर उसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा वो देख लेते हैं। करंट हम मान लेते हैं कि हमारी तरफ ये ऊपर की तरफ करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। सिर्फ यहां करंट फ्लो हो सकता है कि सिर्फ यहां पर इसमें कंडक्टर है, सिर्फ यहां मेटल है। ठीक है, सिर्फ यहां पर मेटल है इसके अंदर, और कहीं पर भी कोई भी धातु नहीं है। ठीक है, अगर कोई धातु नहीं है तो कहीं फ्लो हो ही नहीं सकता, सिर्फ ऐसे फ्लो हो सकता है, अंदर इसमें हवा है। तो अगर ऐसा है तो देखो किस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर। ऐसे ऊपर की तरफ मान लिया हमने कि ऐसे ऊपर की तरफ इसमें करंट आ रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ इसमें करंट आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ करंट आ रहा होगा। तो सॉल्व करते हैं भाई इसको अंदर, है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बिंदु के लिए सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे कि हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है जो कि इस तरह से है, एक एम्पीरियन लूप है जो कि इस तरह से है, और हम निकालेंगे कि पहले बिंदु पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि B1 का मान हम पता करना चाहते हैं कि B1 का मान कितना होगा। तो इस मान को निकालने के लिए क्या किया जाए? इस मान को निकालने के लिए लगाया जाए एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम क्या कहता है कि इंटीग्रेशन B1.dl जो होगा वो म्यू नॉट आईपी के बराबर होगा, वो म्यू नॉट आईपी के बराबर होगा। ठीक है, यही कहता है। अच्छा, B1 का मान हमें निकालना है, तो B1 का मान निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं? मान लेते हैं कि एम्पियर जो हमारा लूप है, हम बिल्कुल तरीके से चलते हैं और सारा काम करते हैं कि लूप की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से हमने ली है। ठीक है, और फिलहाल को हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर इसमें स्पर्शरेखीय होगी। फिलहाल को मान लेते हैं कि अगर होगी तो ऐसी होगी। तो हमारे पास डीएल और बी के बीच में क्या एंगल आ जाएगा? वो आ जाएगा 0 डिग्री के बराबर। और सीधा सीधा हम यहां से लिख सकते हैं कि B1 इंटू 2 पाई आर इसका मान आ जाएगा, B1 इंटू 2 पाई आर इसका मान आ जाएगा, और म्यू नॉट आईपी के बराबर होगा। अच्छा, आईपी का मान क्या होगा? यहां पर आप देख सकते हो अंदर कुछ है ही नहीं, हवा है, खोखला है, तो अंदर जो आईपी का मान होगा वो कितना होगा? वो होगा 0 के बराबर। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और B1 का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो अंदर कोई भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहां पर नहीं होगा, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र यहां पर नहीं बन रहा होगा। B1 का मान जो होगा वो 0 के बराबर आ गया होगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि हमारे पास अगर पॉइंट नंबर 2 पे पता करते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 पे कितना होगा? ये हमने लिया था कौन सा पॉइंट? R जो है वो R से छोटा है। ठीक है, त्रिज्या से छोटा है, या R जो है R के बराबर है।
आर जो है आर के बराबर है, ये हमें देखना है। तो आर जब आर के बराबर है तो क्या करें, वही लगा देते हैं B2 डॉट डीएल, B2 डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आईपी, म्यू नॉट आईपी। ठीक है, अब इसके अंदर दो केस बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ये इस वाले दूसरे नंबर बिंदु के लिए कौन कौन से केस बनते नजर आ रहे हैं। पहले तो अंदर वाली सतह, अंदर वाली सतह क्योंकि बहुत पतला है तो बस सतह ही है इसकी और कुछ नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है इसमें, तो दो सतह मुझे मिल रही हैं, अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह। कौन कौन सी सतह, अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह। ठीक है, ये मुझे मिल रही हैं बस, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अंदर वाली सतह पर कितना होगा, अंदर वाली सतह पर आप देख सकते हो कि अंदर हर बिंदु पर 0 है, तो कह सकते हैं कि अंदर वाली सतह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो 0 के बराबर ही आएगा। अच्छा, बाहर वाली सतह की बात करते हैं, तो बाहर वाली सतह के लिए तो ये बिंदु हो जाएगा, और यहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहां पर करंट फ्लो कितना कर रहा है, आप देख सकते हो कि यहां पर आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आई करंट यहां पर सब जगह पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट हमारे लिए आईपी पियर्सिंग करंट हो जाएगा, यही पूरा करंट इसको काट रहा होगा, पूरा का पूरा करंट इसको ऐसे ही काट रहा होगा। अगर ऐसे ही काट रहा है तो हम लिख सकते हैं कि B2 इंटू 2 पाई आर, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, ये म्यू नॉट आईपी आई के बराबर है, आई करंट ही आ रहा है, तो B2 का मान जो होगा वो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा, जो कि बाहर वाली सतह के लिए है, जो कि किसके लिए है, बाहर वाली सतह के लिए है। तो बाहर वाली सतह के लिए जो बी का मान आ जाएगा वो होगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। याद रखना है आपको, ये बाहर वाली सतह के लिए म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर आ रहा है, और अंदर वाली सतह के लिए ये 0 के बराबर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जा सकता है आपसे, तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए ये हो जाता है। ठीक, बाहर वाले बिंदु के लिए बात करते हैं, किसी भी जनरल बिंदु के लिए बाहर वाले के लिए बात करते हैं, जो कि बिंदु नंबर 3 हमने लिया है। बिंदु नंबर 3 के लिए क्या होगा, यहां पर देख लेते हैं। इधर बिंदु नंबर 3 के लिए क्या होगा, बिंदु नंबर 3 के लिए B3 हमें निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा, वो होगा R ग्रेटर देन R के लिए। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन B3 डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आईपी। ठीक है, B3 डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आईपी। अच्छा, एक अब यहां पर एक एम्पीरियल लूप लेना पड़ेगा बिंदु नंबर 3 पे, तो एम्पीरियल लूप मैंने बिंदु नंबर 3 पर ले लिया है। ठीक है, और इसकी कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो कैसे होगी, बिल्कुल स्पर्श रेखीय होगी। ठीक है, तो B डॉट डीएल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बहुत वही चीजें जो बार बार कर रहे हैं हम, तो B3 इंटू इंटीग्रेशन डीएल को लिख लो ऐसे, और म्यू नॉट आईपी कितना करंट काट रहा है, इसको पूरा का पूरा करंट काट रहा है, जो कि आई के बराबर है, बाहर की तरफ आता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा, B3 इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, छोटा आर के बराबर होगा, जो कि म्यू नॉट आई आ जाएगा। यहां पर B3 का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। हाँ के ना बोलो भैया, जल्दी से करो सब लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो कि हम करते जा रहे हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रिजल्ट निकाल रहे हैं, बिल्कुल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं कि अंदर वाले बिंदु पर 0, बाहर वाले बिंदु पर, बाहर वाला बिंदु मतलब बाहर वाली सतह पर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई बड़ा आर। ठीक है, और बिल्कुल बाहर चले जाते हैं तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। बाहर वाला बिंदु तो हमारे लिए वैसा हो गया कि बाहर वाला बिंदु अगर हम खड़े हैं तो अंदर कुछ भी हो रहा हो उससे में कोई मतलब नहीं है, अंदर कुछ भी, कोई सा भी करंट हो, एक समान हो, ठोस हो, खोखला हो, कुछ भी हो, बाहर वाले बिंदु पर तो वही रिजल्ट आना है, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा करी है एक खोखले तार की हमने चर्चा करी है। तो खोखला तार इस तरह से होता है। अब खोखलापन सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ इस तरह से आ सकता है, खोखलापन जो है गुहा के रूप में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल गुहा के रूप में भी खोखलापन आ सकता है। तो हम देखते हैं अगर गुहा है तो उस केस में किस तरह से हम निकालते हैं, किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं कि गुहा के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, कितना चुंबकीय क्षेत्र निकलता है अगर एक गुहा मेरे पास बन जाती है तो। ठीक है, गुफा नहीं, क्या गुफा नहीं, गुहा क्या बनती है, गुहा। तो करते हैं हम गुहा पे बात करते हैं। तो टॉपिक डाल लो, गुहा में चुंबकीय क्षेत्र। गुहा में चुंबकीय क्षेत्र, गुहा। ठीक है, गुहा में चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, कैसे होगी गुहा बनी कैसे, पहले तो वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास ये हमारा तार है, सिलेंडर है, जो भी बोलना चाहो आप इसको बोल सकते हो। सिलेंडरिकल ही होता है, बेलनाकार होता है ना तार। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा तार है, लंबा सा, इनफाइनाइट अनंत, जो भी बोलना चाहे आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठोस है, कैसा है ये, ठोस तार है। कैसा तार है, ठोस तार है। बोला सर वापस ठोस पे खोखले पे चले जाते हो, फिर ठोस पे आ जाते हो, फिर तो ऐसे ही है भैया, ये सब चीज़ें समझनी है तो दो चीज़ें आनी चाहिए, फिर आपको समझाएं तभी तो, है ना। अच्छा, और ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है। ठीक है, अच्छा चलो, और ये एक हमने एक गुहा बना ली है।
ठीक है, ये हमने ये गुहा बना ली है, तो ये है गुहा की अक्ष। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर सब जगह पर धातु है, मेटल है, सब जगह पर धातु है, मेटल है, या सब जगह पर, बस इस गुहा में कुछ नहीं है, इस गुफा में कुछ नहीं है। आजा गुहाओं में आ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है, अंदर सब कुछ खाली है। हमें पता करना है कि इस खाली जगह में इस तार के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस तार के अंदर करंट फ्लो करेगा क्या? बिल्कुल करंट फ्लो करेगा इस तार के अंदर। इस तार के अंदर करंट फ्लो करेगा तो किस तरह करेगा हम बता देते हैं कि इसमें, चलो मान ले कैसे, मान ले बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मान लेते हैं कि इसमें अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको कैसे आ रहा होगा? इसमें अंदर की तरफ यहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। तो हमें बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा गुहा के अंदर। तो गुहा बनाए, मैं बिल्कुल गुहा बनाए, गुहा, ठीक है। तो गुहा बनाने के लिए हम बनाते हैं इसका क्रॉस सेक्शन के, देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन के अनुसार हमें क्या समझ में आने वाला है। तो क्रॉस सेक्शन देखो, क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अरे बहुत ही बुरा बनाया है तो उसको हम हटा देते हैं और दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। इतना बुरा तो नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। ये देखो भैया, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये बना दिया हमने। ये भी अच्छा नहीं बना, चलो ठीक है, अब एडजस्ट करो, ठीक है, चलो चलिए, जो भी आपके लिए यही है, अब ऐसी में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हर हमने माना है कि यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई गुहा है, ये कैविटी है एक, ठीक है, और ये इसका केंद्र है, और ये कैविटी का केंद्र है, ठीक है, ये कैविटी का केंद्र है हमारे पास। और क्या चीज़ चाहिए आपको? और आपको चाहिए इसमें करंट। तो इसमें करंट कुछ बाहर अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे सब जगह अंदर की तरफ इसमें करंट है, ठीक है। जितना बनाना चाहो बना सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। दिन भर बैठ के बनाओ, क्रॉस 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 बनाते रहो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये बात हमें समझ में आती है, करंट इसके अंदर की तरफ जा रहा है। हमें पता करना है कि गुहा के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उसके लिए हम करते हैं कि गुहा के अंदर पता करना है, तो किसी बिंदु पर पता करोगे ना, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड, इसका चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, वो है ये पॉइंट P। यहां पर हमें पता करना है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना आने वाला है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास एक ठोस तार होता है, ये छोटी सी बात है, बता देता हूं मैं आपको। ठोस तार होता है हमारे पास, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? अंदर की बात कर रहे हैं, म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अच्छा, इस आई बटे पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ये आई बटे पाई आर स्क्वायर, एक समान तार की बात कर रहे हैं हम, एक समान धारा घनत्व वाले तार की बात कर रहे हैं। तो म्यू नॉट बटे 2, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? जे, कौन सा जे? ठीक है, बड़ा जे इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे जे क्या है? इसका धारा घनत्व। जे क्या है? धारा घनत्व। मैंने आई बटे पाई आर स्क्वायर को उठाया है और इसको क्या लिख दिया है? जे के बराबर, और कुछ नहीं किया है। तो बी को मैं किस प्रकार से लिख पाऊंगा? तो बी आप देखोगे तो म्यू नॉट बटे 2 इंटू जे इंटू आर के बराबर ये आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी वही बात है बल्कि, और आपके काम ही आएगा, हाँ ना, ठीक है, हाँ भाई, तो सही है। इसको क्या मैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको जे क्रॉस आर भी लिख सकता हूं। तो बी जो है वो जे क्रॉस आर के बराबर होगा। बी की मुझे दिशा अगर निकालनी हो तो वो जे क्रॉस आर के बराबर, मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि वो जे आर जो है वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी ये बी मुझे देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस आर ही हो सकता है, तो हमने उसको लिख दिया। इस तरह से हमें एक फॉर्मूला और मिल गया है इसके लिए। अंदर वाले किसी बिंदु पर, तार के, ठोस तार के अंदर वाले बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरह से होगी। अलग से जो हमने ठोस तार किया था ना, जब ठोस तार का डेरिवेशन लिखा था, वहां पर लिखो, इस चीज को इधर मत लिखना, ठीक है, वहां पर आपने लिख लिया तो आपको ये चीज पता है अभी। चलो, अब इसका हम काम करने वाले हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं, इसको हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया। अच्छा, मैं क्या करता हूं ना, मैं इसकी त्रिज्या मान लेता हूं कि इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है कुछ R1 त्रिज्या नहीं मानता हूं मैं, इसकी त्रिज्या मान लेता हूं कि इसकी त्रिज्या है A। कितनी है? A। R1 हमारे काम आएगा, तो मैं त्रिज्या इसकी A मान लेता हूं कि ये जो मेरे पास तार है इसकी त्रिज्या है A, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों अक्षों के बीच में जो दूरी है वो किसके बराबर है? वो है C के बराबर। किसके बराबर है? C के बराबर ये दूरी है, ये हमने मान लिया है फिलहाल, ठीक है। C के बराबर हमने इसको दूरी को मान लिया है। चलिए, अच्छी बात है। और क्या करें भैया, और क्या करें? चलो, इसको हम R के बराबर मान लेते हैं ताकि वो R1 R2 उधर लेंगे तो ये काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए? इस P पॉइंट की दूरी इस केंद्र से मैं कहता हूं कि ये R1 सदिश से दी जाती है। किससे दी जाती है? R1 सदिश से। और इस वाले बिंदु से दूरी जो दी जाती है वो दी जाती है R2 सदिश से। ऐसा मैं मान रहा हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और इन दोनों के केंद्र के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? वो तो आपको पता चली गई, वो हमने मानी ली, वो कितनी है? वो C के बराबर है।
आर के बराबर है, सॉरी किसके बराबर है, आर के बराबर है, ये हमने यहां पर मान लिया है। ठीक है, अच्छा हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल के नियम से, यहां पर ट्राइंगल के नियम से r प्लस R2 जो है वो R1 के बराबर होगा, R सदिश प्लस R2 सदिश R1 सदिश के बराबर होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि R1 सदिश जो होगा वो R1 माइनस R2 सदिश के बराबर होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, फिलहाल के लिए रख लो अपनी पॉकेट में फोल्ड करके। ठीक है, इसको हम निकाल के काम में लेंगे बाद में। चलो अच्छा देखो भाई, हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है, मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जब भी हमारे पास गुहा के सवाल आते हैं, सिर्फ इसमें नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, कोई भी हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है या सेंटर ऑफ मास निकालना है या कुछ भी निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा करनी है, कुछ भी करना है, तो गुहा में जब भी हमारे पास सवाल आता है तो हम गुहा को भर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होगा, यहां पर आपके पास होगा, जो पॉजिटिव का मतलब है कि ऐसे करंट से भर देंगे, अब ऐसे धारा घनत्व से हम उसको भर देंगे कि जिसमें करंट अंदर भी जा रहा हो उतना ही करंट बाहर भी आ रहा हो। तो उस समय फायदा क्या हुआ कि करंट अभी भी जीरो ही रहा। करंट जीरो होने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज जीरो होने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपके पास जैसे देखो हम क्या, जैसे कि आपके पास वाटर कलर होते हैं, वाटर कलर की बात करते हैं हम, तो वाटर कलर में आपको एक कोई कलर बना रहा है, जैसे व्हाइट कलर है, ठीक है, व्हाइट कलर आपको बनाना है, तो व्हाइट कलर या तो आपके पास क्या हो, आपके पास क्या हो, या तो पूरा का पूरा व्हाइट कलर हो, मतलब आपके पास व्हाइट शीट ही है। लेकिन आपके पास व्हाइट शीट होने के बावजूद भी आप चाहते हो कि मुझे व्हाइट कलर बना, तो सारे कलरों को आप मिला दो तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, व्हाइट शीट बन जाएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मुझे यहां पर जीरो बनाना है, यहां पर मुझे जीरो बनाना है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आप करंट पॉजिटिव भी डाल दो और नेगेटिव डाल दो, मतलब धारा घनत्व यहां पे धनात्मक भी डाल दो और ऋणात्मक भी डाल दो, तो आपका काम हो जाएगा। धनात्मक डालने का मतलब क्या होगा कि हमने यहां पर जो धनात्मक, यहां पर जो करंट लिया है, ठीक है, यहां से जैसे अंदर की तरफ जाता हुआ करंट लिया है, तो इसके अंदर जो करंट जाता हुआ हम मानेंगे वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा और उसकी वजह से हम इस की पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। वहीं जो इसमें बाहर की तरफ भी करंट आएगा उसकी वजह से अलग से हम निकाल सकते हैं और दोनों को जोड़ सकते हैं सदिश रूप में, तो हमारे पास जो कुल मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर वो पता चल जाएगा। और वही हमें पता करना है, ठीक है। तो हम पता करते हैं, हमने मान लिया है कि इसको हमने भर दिया है किस से, नेगेटिव करंट से भी और पॉजिटिव करंट से भी। तो क्रॉस का इस्तेमाल तो हम इन सारे क्रॉस के साथ करेंगे और इस डॉट का इस्तेमाल हम सिर्फ इसके लिए कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस का इस्तेमाल कर लेते हैं और क्रॉस का इस्तेमाल यानी कि इस पूरे तार की वजह से हम मान लेते हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी यहां पर बन रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, म्यू नॉट बटे दो जे क्रॉस, कितनी दूरी है, R1, J क्रॉस R1, कितनी दूरी है, J क्रॉस R1 दूरी इस पे है, ठीक है। और B2 का मान अगर हम करते हैं तो B2 का मान कितना होगा, म्यू नॉट बटे दो J माइनस J क्रॉस R2। माइनस J क्यों लिया हमने, यहां पर हमने प्लस J लिया है, तो प्लस J लेने की वजह से यहां पर इसको हमें जीरो करना है, क्योंकि तो यहां पर नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा धारा घनत्व, तब ये मिला, तब ये जो इस गुहा का जो J है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्लस J ले चुके हैं ऊपर, तो यहां नीचे हमें माइनस J लेना पड़ेगा। अब नेट B की बात करते हैं कि अगर B नेट कितना आएगा, तो B नेट हम कह सकते हैं कि B1 प्लस B2 के बराबर ये होगा, B1 प्लस B2 के बराबर होगा। अगर B1 B2 के बराबर होगा तो म्यू नॉट बटे दो यहां से कॉमन ले लो, वैल्यू रखो, ठीक है, J क्रॉस R माइनस म्यू नॉट बटे दो J क्रॉस R1 J क्रॉस R2, ठीक है। माइनस कैसे आया, यहां पे एक माइनस था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो कितना मिला मुझे, म्यू नॉट बटे दो J क्रॉस R1 माइनस R2, सिर्फ J कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया है, R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा, B जो मैग्नेटिक फील्ड होगा गुहा में वो कितना होगा, म्यू नॉट बटे दो P बिंदु पर J क्रॉस R कितना आ जाएगा, J क्रॉस R, देख सकते हो आप कि ये J क्रॉस R के बराबर है, J क्रॉस R के बराबर ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है। और R क्या है, R है इन दोनों के केंद्र के बीच का सदिश, इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी को दर्शाता हुआ सदिश। तो गुहा में जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है B गुहा में जो आने वाला है वो किसके बराबर आया है, वो आया है म्यू नॉट बटे दो J क्रॉस R के बराबर, J क्रॉस R के बराबर। अच्छा R क्या है, R तो इन दोनों के बीच की दूरी है, तो
P पॉइंट कहीं पर भी हो क्या R को फर्क पड़ेगा क्या? अगर P पॉइंट यहां पर था तो भी R इतना ही था, P पॉइंट यहां पर था तो भी R इतना ही था, P पॉइंट यहां पर था तो भी R इतना ही था, P पॉइंट यहां पर था तो भी R इतना था, और P पॉइंट यहां था तो भी R इतना ही था। P के होने से कहीं भी होने से R को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हम P को बदलते जाएं लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही है क्योंकि R नहीं बदल रहा है। ये भी नियत हो गया, ये भी नियत हो गया, ये तो नियत है ही सही, सारी चीजें नियत हो गई। तो गुहा के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो हो गया है क्या? नियत। वो बन गया हमारे पास नियत। कितना बन गया है? नियत। तो हम कह सकते हैं कि P की स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है, P की स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B जो होगा वो नियत होगा। नहीं कर रहा है इसलिए B जो होगा वो क्या होगा? वो एक नियत राशि होगा। ठीक है, नियत राशि का मतलब एक नियत वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब किस प्रकार से आएगी, उसकी दिशा क्या होगी, ये सब चीजों की तो पता चल गया हमें कि नियत है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दिशा हमारे निकालने के लिए हमारे पास है J क्रॉस R। क्या है? J क्रॉस R से हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं। अब J की वैल्यू देखो, J किधर था हमारा? J का डायरेक्शन किधर होता है? J का डायरेक्शन उधर होता है हमारे पास जिधर हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और हमें करना है R, और हमें करना है और R हमारा कहां है? R हमारा ऐसे है। ठीक है, मैंने ऐसे रखा और R मेरा इधर है, तो मैं इधर घुमाऊंगा फिंगर्स को, इधर घुमाऊंगा, J क्रॉस R, J क्रॉस R, J क्रॉस R, J क्रॉस R। तो अंगूठा किधर होगा? अंगूठा मेरा नीचे की तरफ दिखा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा आ जाएगी यहां पे वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, नियत है, मतलब हमने ऐसे इसको समान दूरी पर दिखा दिया है, इसलिए इस गुहा के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास समझ में आया कि किस तरह से दिशा निकालनी है। डायरेक्टली दिशा निकालने पूछ लिया जाए आपसे तो आप आसानी से बता सकते हो, बिल्कुल इजीली बता सकते हो, कोई कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत इसके अंदर आने ही नहीं वाली है। अगर आने ही नहीं वाली है तो ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। आप कहीं पर भी हो गुहा तो आप क्या दिशा बता पाएंगे? क्या बिल्कुल आप दिशा बता पाएंगे? हम कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका कि अगर हमें गुहा पथ की दिशा पता करनी हो, गुहा में दिशा पता करनी हो कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या दिशा होगी, तो कुछ इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये इसमें करंट अंदर की तरफ मान लें या बाहर की तरफ मान लें? चलो अब बाहर की तरफ मान लेते हैं इस बार, क्योंकि हमने अंदर की तरफ कर लिया है। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ले लो, चारों बिंदुओं पे ले लो गुहा। ठीक है, ये हमने गुहा बना दी है, और करंट जो है वो कुछ बाहर की तरफ आ रहा है। इसमें तार में जो करंट है वो बाहर की तरफ है, सब जगह समान करंट है। तो J का डायरेक्शन क्या हो गया? J का डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ, J का डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, हमें पता करना है कि क्या होगा, दिशा क्या होगी B की दिशा क्या होगी? तो ये R सदिश हो गया। ठीक है, ये R सदिश हो गया, तो यहां पर B की दिशा क्या होगी? आप देखोगे बाहर की तरफ आ रहा है करंट आपका, तो बाहर रखो फिंगर्स, फिर R की तरफ जाओ, ठिड़िंग करके ऐसे करके। ठीक है, बाहर की तरफ आपने फिंगर्स की अपनी, फिर आप गए R की तरफ। ठीक है, तो R इस तरफ है, तो जो B की दिशा होगी वो इस तरफ आ जाएगी, यहां पर ऐसे आ जाएगी। यही बात करते हैं इधर की। ठीक है, तो ये आपका B है और ये आपका R है, B है और ये R है, ये है B है और ये R है, तो आपकी दिशा जो होगी वो इस तरफ आ जाएगी, वो इस तरफ आ जाएगी। यहां पर बात करते हैं तो ये आपका R है। ठीक है, ये आपका B है, B बाहर की तरफ और R इधर की तरफ। तो यहां से अब कैसे करूं? उल्टा पड़ेगा हाथ। ठीक है, और हाथ नहीं घूम रहा, इधर की तरफ मेरे पास दिशा आने वाली है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये B है आपका, ये B है बाहर की तरफ, और ये R है, ये R है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो जो दिशा होगी B की वो इधर आ जाएगी, और सिमिलरली आप इस पे निकाल पाओगे तो वो दिशा जो होगी वो इस तरफ आ जाएगी। इस तरफ हमने निकाला था तो उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हम इसके गुहा के अंदर निकाल सकते हैं कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड और किस दिशा में आने वाली है। बहुत आसान चीजें हैं, लगता है देखने के अंदर पता नहीं क्या ताबड़तोड़ चीजें हो रही है, क्या घमासान चल रहा है। यहाँ पर कोई घमासान नहीं चल रहा है, सब बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोई मुश्किल चीज मैंने आपको आज तक जीवन में सिखाई ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपके कोर्स में है वो सभी चीजें आसान है, मुश्किल चीजें आप हम जीवन में करते ही नहीं, हम आसान चीजें ही करते जाते हैं। कभी भी लगे कुछ मुश्किल है तो बोल देना कि मुझे करना ही नहीं। ठीक है, मुझे करना ही नहीं, मुश्किल चीजें करनी नहीं, मेरा काम आसान चीजों में चल रहा है ना, और उसी चीज को आप आसान मान लेना। समझ गए मेरी बात को, कि जो चीज मुश्किल लग रही है उसी चीज को आसान मान लेना, और आपका काम तो आसान चीजों में चल ही रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी आपके लिए, है ना। आप ऐसे मान लेना और जीवन में सफल होते जाना हमेशा के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे छोटी छोटी चीजों को सीखते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं आगे, आपका एग्जाम के लिए आपको तैयार करते जाते हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। 2 मिनट में मारो पानी पीकर। चलो भाई, तो क्या करें, खोखला तार पढ़ रहे हैं हम। खोखले तार के अंदर हमने देखा क्या क्या होता है। तो खोखले तार में हमने अभी क्या देखा है, खोखले तार में हमने क्या देखा है, खोखले तार में हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी है कि कितना इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, खोखला तार कैसे बनता है। ठीक है, तो क्या था इसमें एक चीज हमने देखी है कि अभी जो हमने पढ़ा है उसमें जो करंट था, जो धारा थी वो लंबवत थी। कैसी थी? लंबवत धारा थी।
ठीक है, मतलब क्या है कहने का कि इस तरह से अगर मेरे पास तार है, इस तरह से तार है मेरे पास, ये तार है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें जो धारा प्रवाह हो रही है वो ऐसे या ऊपर नीचे जैसे भी जा सकती है, लेकिन इसके लंबवत, इसके काट क्षेत्रफल के लंबवत, ठीक है, लंबवत धारा किसके काट क्षेत्रफल के लंबवत, इसके काट क्षेत्रफल के लंबवत धारा थी मेरे पास। ये थी भैया हमारे पास काट क्षेत्रफल के लंबवत धारा। अच्छी भाई, अच्छी बात है। और यही हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर ये धारा समांतर हो, समांतर धारा हो किसके काट क्षेत्रफल के, आप लिख लेना काट क्षेत्रफल के समांतर अगर धारा हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो कुछ होगा नहीं होगा उस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं और देखते हैं क्या फर्क आ रहा है इसके अंदर। मतलब हमारे पास जो तार है वो कुछ इस तरह से अब है, एक खोखला तार है, इसके अंदर हवा ही हवा है, हवा ही हवा है, ठीक है, और ये इस तरह से खोखला तार है, बहुत पतली सी मोटाई का तार है, बहुत पतली, इतनी पतली कि आपको पता ही ना चले कि मोटाई भी है, ठीक है, इतनी पतली। इस तरह से ये तार है भाई साहब, है ना। अच्छा, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है कि करंट इस तरह से है, इसकी सतह पर चल रहा है बस करंट, इस प्रकार से इसकी बस सतह पर चल रहा है करंट। कुछ देखा देखा लग रहा है क्या ये, ऐसा बनता है कहीं पर, कहीं बनता है सोलेनॉइड परिनालिका में, कैसा बनता है, सोलेनॉइड परिनालिका जैसा ये हमें दिख रहा है, परिनालिका जैसा हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा वैसी ही चीज है, वैसे ही करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखता हूं मैं, क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा होगा इसके, तो इसे क्रॉस सेक्शन में कुछ ये दुर्घटना घट रही होगी, ये दुर्घटना घट रही होगी इसे क्रॉस सेक्शन में। अंदर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहां है, तो करंट इस प्रकार फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा करंट, धारा ऐसी चल रही होगी, ये कहानी है, ठीक है। तो धारा इस प्रकार से है, तो आप करंट का डायरेक्शन तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरह दिखाओगे, आपकी उंगलियां दिखाएंगी किधर धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है धारा, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो आएगी वो तो अंदर की तरफ आ जाएगी, बी की दिशा जो आएगी वो तो अंदर की तरफ आ जाएगी। मान की बात कर लेते हैं, मान कितना होगा, क्या होगा, मान की बात कर लेते हैं। अगर समांतर धारा हो, काट क्षेत्रफल के समांतर हो, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हम कर लेते हैं, उसको निकालने के लिए हम इसको हटाएं क्या, चलो यहां कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं। कैसे करेंगे भाई साहब हम, अच्छा, हम मानते हैं कि हमारे पास जो इसके अंदर जो करंट है, ठीक है, करंट कितना है इसके अंदर, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर आई करंट बह रहा है, करंट जो बह रहा है कितना, आई करंट इसके अंदर बह रहा है, हमने मान लिया कि इसके अंदर आई करंट बह रहा है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि प्रति इकाई लंबाई में जो धारा है, प्रति इकाई लंबाई में जो धारा है वो लैम्डा है, ध्यान से देखना, धीरे धीरे चल रहे हैं, वो कितनी है, वो लैम्डा के बराबर, प्रति इकाई लंबाई में जो धारा है वो लैम्डा के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो हमें पता करना है कि अगर ये इसकी लंबाई L है तो चलो ये हमारे पास लैम्डा हो गया, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि एक परिनालिका पे ध्यान दो थोड़ा सा, तो परिनालिका के कारण हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, परिनालिका के कारण मैग्नेटिक फील्ड था वो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI के बराबर आता था, म्यू नॉट NI के बराबर आता था, जहां पर इस N को हम कैसे लिखते थे, म्यू नॉट कैपिटल N बाई आई अपॉन L, ठीक है। यहां पे क्या था, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें धारा कितनी बह रही है, इसमें धारा कितनी बह रही है, I, इसमें धारा कितनी बह रही है, I। मान लेता हूं मैं कि ये जो करंट है वैसे तो ऐसे लूप कुछ बना नहीं रहा है, ये लूप बना रहा है, N लूप बना रहा है, कितने लूप बना रहा है, N लूप बना रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो धारा है, इसके अंदर धारा है वो कितनी किसके बराबर है, वो N इंटू छोटा I। मान लेता हूं कि प्रति लूप में I छोटा करंट बह रहा है, ठीक है। तो बड़ा I किसके बराबर है, बड़ा I है आपका छोटा N इंटू I के बराबर, यहां पे छोटा I मुझे लिखना चाहिए बेसिकली, तो ये छोटा NI के बराबर इसका करंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि B का जो मान है वो कितना होगा, म्यू नॉट NI कितना, बड़ा I बटे L,
और आई बटे एल मेरे पास क्या है, लैम्डा के बराबर है। आई बटे एल किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में धारा जो है। तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान जो इसमें आएगा वो म्यू नॉट लैम्डा के बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट लैम्डा के बराबर आ जाएगा। याद रख लेना एक रिजल्ट है, ठीक है। अगर किसी खोखले तार में काट क्षेत्रफल के समांतर दिशा में अगर बह रहा है करंट, तो ये हो जाएगा, ये कहानी बन जाएगी। और ये आपको याद रखना है, म्यू नॉट लैम्डा के बराबर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो सवाल कैसा आता है भाई, सवाल ये आपसे पूछता है कि अगर एक खोखला तार है तो बताइए क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्या होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, होगी नहीं होगी, ठीक है, पता नहीं क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, पता नहीं वाले ऑप्शन पे आप टिक मत कर देना, है ना, पता नहीं, आपको पता होना चाहिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो तभी तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। तो आपको क्या आंसर टिक, आपका क्या आंसर टिक, क्या उसके अंदर जीरो होगी। जीरो कब होती है, जब काट क्षेत्रफल के लंबवत बहता है, जब काट क्षेत्रफल के लंबवत धारा बह रही है तब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड शून्य के बराबर होती है। और जब समांतर बह रही है, ऐसे काट क्षेत्र समांतर बह रही है, तब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वह जीरो के बराबर नहीं होता, वो म्यू नॉट लैम्डा के बराबर होता है, आपके बराबर हो, आपको होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इस ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। तो हमने देखा कि हमने 4 तरह के तार देखे, ठोस तार देखे, 4 तरह के तार क्या, 2 तरह के तार देखे, ठोस तार देखा है, खोखला तार देखा है। ठोस तार के अंदर हमने 2 केस देखे। ठोस तार के अंदर 2 केस में क्या क्या था, पहले में था कि आपके पास जो धारा है वो एक समान है, धारा घनत्व एक समान है। दूसरे में धारा घनत्व जो था वो एक समान नहीं था, ठीक है, अलग अलग बदल रहा था। जिस केस रूप में बदल रहा था उसी अनुसार हमने आईपी का मान निकाला, उसको सॉल्व किया था। और फिर हम आए खोखले तार पर। खोखले तार में हमने देखा है कि हमारे पास 2 केस इसमें बन रहे हैं। इसमें धारा जो काट क्षेत्रफल के लंबवत बह रही है और दूसरे में धारा जो है वो काट क्षेत्रफल के पैरेलल समांतर बह रही है। तो दोनों अलग केस में अलग अलग रिजल्ट आया है, दोनों केस हमने देख लिए हैं। और कुछ गुहा के बारे में हमने चर्चा भी करी है आज, ठीक है। तो हमने ये सब चीजें आज सीख ली हैं, ये सब चीजें हमने समझ ली हैं और हम आगे बढ़ाएंगे, कहानी को आगे लेकर चलेंगे, इस चर्चा को। आज यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।